स्वागत है आप सभी का। 3 बजने वाले हैं। मैं हूं नीरू। तो लॉकडाउन 3 में प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की महामारी को लेकर सजग है। लखनऊ में पिछले 24 दिनों से कोरोना का चेन नहीं टूट रहा है। आज भी राजधानी में 2 और पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे लखनऊ में मरीजों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है। वहीं आगरा में हॉटस्पॉट की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कोई भी राहत नहीं देने का फैसला किया है। मेरठ में पिछले 24 घंटे में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कुल मरीजों की संख्या 141 हो गई है। मेरठ में भी कोई छूट मिलने के आसार नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन थोड़ी राहत और ज्यादा सख्ती के मूड में दिख रही है। नोएडा में कुछ दुकानें खोली गई हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें अब भी बंद हैं। कानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने राहत नहीं देने का फैसला किया है, यानी कि लॉकडाउन 3 में गोरखपुर प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है। और लॉकडाउन 3 के पहले दिन प्रशासन ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी। उसके बाद शराब की दुकानों पर पहले ही दिन लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नोएडा में दुकान खुलने से पहले ही लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। कानपुर में शराब की दुकान पर लोग खरीदारी के लिए जद्दोजहद करते दिखे। वहीं जालौन में प्रशासन ने लोगों की भीड़ को देखते हुए शराब की दुकानों को बंद करवा दिया। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर शराब के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। वाराणसी में शराब के लिए लोग घरों से झोले लेकर आए। दुकानों पर शराब के लिए जमकर अफरा तफरी मची देखी गई। वहीं राजधानी लखनऊ में शराब के लिए लंबी लाइनें देखने को मिली। प्रदेश के कई जिलों में शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि प्रशासन ने शराब खरीदने वालों को लेकर सजगता उसमें दिखी। और लॉकडाउन 3 के पहले दिन गौतम बुद्ध नगर में कुछ को राहत दी गई है, कुछ लोगों को राहत दी गई है। मसलन शराब की दुकानों के साथ कुछ ग्रोसरी की दुकानें भी खुली, जिसमें कई लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस पूरे मुद्दे पर हमारी संवाददाता ने नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से खास बातचीत की। लॉकडाउन तीसरा स्टार्ट हो चुका है। नोएडा के डीएम हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए, तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, सरल भाषा में क्या खुला है और क्या बंद रहेगा? जनपद गौतम बुद्ध नगर को 2 जोन में बांटा गया है। एक कंटेनमेंट जोन, वो वह जगह है जहाँ पे पूर्व में केसेस निकली थी, उसके अगल बगल की जगह है। वहाँ पे मात्र आवश्यक वस्तु सेवाओं की पूर्ति रहेगी और इमरजेंसी सर्विसेज की आपूर्ति रहेगी। जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स है, वहाँ कतिपय गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक इकाइयाँ पर्याप्त सावधानी के साथ खुल सकती है, वैसे औद्योगिक इकाइयों को जिनको भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति की गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अनुमति किया गया है, जहाँ पर भी बिल्डर्स मजदूरों को वहीं पर रखेंगे। इसके साथ प्राइवेट ऑफिसर्स को 33% कैपेसिटी के साथ ओपन करने की अनुमति दी गई है और शॉप्स को भी जो आवश्यक वस्तु को बेचते हैं उनको भी साथ में अनुमति दिया गया है। मैं आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूं कि एज वी मूव आगे, जब हम पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, हमें पर्याप्त सावधानी को बरतना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वी वांट टू गो अहेड विथ कॉशन। तो अतः सावधानी को बिल्कुल हमें नहीं किनारे करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक समाज में हर एक इंडिविजुअल की हिस्सा बननी चाहिए। तो मैं यही आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ, कृपया इसको पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। सर, जिस तरीके से आज छूट दी गई हैं, तो हमने देखा कि शराब की दुकानें हों या फिर ग्रोसरी की दुकानें हों, लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल गई और धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियमों की। तो उन पे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जैसे मैंने कहा कि हम सेल्फ रेगुलेशन पर विश्वास करते हैं कि लोग हो, औद्योगिक इकाइयाँ हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो, वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे। अगर उसमें भी अगर कई लापरवाही करते हैं, देन केस टू केस बेसिस पर कानून अपनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। सर, जैसे शराब की दुकानों पे आज काफ़ी लंबी लाइनें थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। 1 से ज़्यादा 5 लोगों की है कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कम से कम 10-12 लोग एक साथ दुकान पे इकट्ठे हो गए। अगर कोई कानून तोड़ेंगे तो जैसे मैंने कहा कि हम विश्वास करते हैं सेल्फ रेगुलेशन पर। अगर कोई इसमें नहीं मानते हैं, अगर कानून तोड़ते हैं, तो बिल्कुल सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ न्यूज़ 18 नोएडा।
और लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में गरीबों की भूख मिटाने पूरे प्रदेश में 500 से अधिक कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा ना रहे और इसी तर्ज पर राजधानी लखनऊ में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश खुद राजधानी में कम्युनिटी किचन में बन रहे खाने का निरीक्षण कर रहे हैं और इस किचन से राजधानी के अलग अलग इलाकों में खाने की सप्लाई होती है। और खास बात यह है कि हाइजीन का ध्यान रखते हुए इस किचन में हर दिन अलग अलग मेन्यू भी तैयार किया जाता है। और न्यूज 18 संवाददाता अजीत प्रताप सिंह ने लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से बातचीत की। ने भी कहा कि यूपी में कोई भूखा नहीं रहेगा। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में विशेष रूप से हमारे जो नगर के क्षेत्र हैं और जो तहसील के हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जनपद में 17 कम्युनिटी किचन हम लोग चला रहे हैं और प्रत्येक कम्युनिटी किचन में अनिवार्य रूप से प्रातः का, दिन का खाना और रात का खाना जो हमारे नीडी लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो श्रमिक वगैरह हैं, जो दूसरे जनपदों से भी हैं या दूसरे प्रदेश के भी यहाँ पे रहे हैं पहले कार्यरत और वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में वो यहाँ हैं, उन्हें भोजन दिया जाता है। प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू निर्धारित होता है, जिसमें किसी दिन पूड़ी सब्जी, किसी दिन तहरी, किसी दिन छोला चावल, इस प्रकार से रखा जाता है। सर, एक चुनौती भी है बड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या है। एक कम्युनिटी किचन से 200 जगह भोजन दिया जाता है। तो किस तरह इस पूरी चुनौती को आप लेते हैं? बाहर से भी श्रमिक आ रहे हैं, कामगार आ रहे हैं, शेल्टर होम्स भी चल रहे हैं। नहीं, देखिए, इसके लिए हर क्षेत्र में हम लोगों ने सूचीबद्ध कर रखा है। जैसे कि ये अगर आप देखें तो इन रजिस्टरों में हम लोग प्रतिदिन कहाँ कहाँ लोगों को भोजन भेजते हैं, इसकी पूरी की पूरी प्राप्ति रहती है और कितने पैकेट हमारे फूड्स के हैं, किस क्षेत्र में, ये प्रतिदिन का हमारे पास सूचीबद्ध है। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दी तो भी उस कंट्रोल रूम में सूचना के आते के साथ ही यहाँ कम्युनिटी किचन में नोट कराया जाता है और यहाँ से वो पैक्ड फूड चला जाता है। क्योंकि लखनऊ रेड जोन में भी है, आप लोगों ने कई सारे हॉट स्पॉट बना रखे हैं, सख्ती भी की जा रही, तो वहाँ भी जरूरी चीज़ों के साथ ये भोजन पहुँचाए जा रहे हैं। जो नीडी लोग हैं उनको आप लोग राशन भी दे रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती है आप लोगों को। जी, लखनऊ जनपद में अगर आप देखें तो हमारे पास शहर में 13 हॉट स्पॉट्स ऑब्लिक कंटेनमेंट जोन्स हैं। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ को छोड़ के कुछ भी अनुमन्य नहीं है। एक तो डोर टू डोर डिलीवरी, हम वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की पहुँचाते हैं, जैसे कि दूध, फल, साग सब्जी, दवाइयाँ। इसके अलावा वहाँ डेली हर एक घर का सैनिटाइजेशन किया जाता है और हमारी स्वास्थ्य की टीमें वहाँ पे जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लोगों को डोर डिलीवरी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल ATMs की भी सेवा स्टार्ट की है, ताकि अगर किसी को धनराशि निकालनी हो तो वो मोबाइल ATM का भी प्रयोग कर सकता है। एवं चिकित्सीय परामर्श के लिए हमने हेलो डॉक्टर और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निःशुल्क चिकित्सीय सेवा वहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ इन हॉट स्पॉट्स में, इन लॉकडाउन के जो हमारे क्षेत्रों में जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, यहाँ पे हम फ्री में मेडिसिन भी देते हैं अगर कोई व्यक्ति वहाँ से डिमांड करता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोई भूखा नहीं रहेगा, चाहे हॉट स्पॉट का मसला हो, चाहे ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो। उसी तरह जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी कम्युनिटी किचन का जायजा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुन्ना के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शराब बिक्री की इजाजत दे दी है। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री से न्यूज 18 संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने खास बातचीत की। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। हमारे साथ आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। सर, ये बताइए, लॉकडाउन कहीं खराब न कर दे शराब? अब ये भारत सरकार का निर्णय है और उसी निर्णय के अनुपालन में ये दुकानें खोली गई हैं। इसलिए निर्देशों का पालन करते हुए और राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। कई जगह से सर खबरें आ रही हैं कि लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर आगे खुलेंगी ही नहीं दुकानें। नहीं, ये निर्देश दिए गए कि एक आदमी एक बोतल। अभी माल आने में भी थोड़ा देर है फैक्ट्रियों से, इसलिए एक बोतल का ही अनुमति दी गई है। जी, तो ये जो अब शराब की बिक्री है ये रेगुलर चलती रहेगी? अभी फिलहाल रेगुलर चलती रहेगी, जब तक कोई अग्रिम आदेश नहीं आएंगे तब तक ये बिक्री चलेगी। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि एक व्यक्ति एक बोतल देने की अनुमति दी गई है, लेकिन कई जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 बोतल लेके हाथों में शराब खरीद रहे हैं।
आशुतोष मिश्रा, न्यूज 18 यूपी, मैनपुरी। और लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर टीम 11 के साथ चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। सीएम योगी ने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए 10,000 बसें लगाई है। सीएम योगी के निर्देश पर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से ज्यादा मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। आज 5 ट्रेनें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के सभी कम्युनिटी किचन की जियो टैगिंग भी हो रही है। और महाराष्ट्र के बसई और भिवंडी से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पहुंची। इस पहली ट्रेन में जहां पर 1150 यात्री के करीब थे, वहीं दूसरी ट्रेन में करीब 950 यात्री थे। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के 32 जिलों के लोगों को लाया गया है। इसमें हाथरस, अलीगढ़ के साथ साथ पूर्वांचल के जिलों के लोग भी थे। इन लोगों का स्टेशन पर स्क्रीनिंग करने के बाद इन लोगों को उनके घरों पर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 ट्रेन गोरखपुर पहुंची है और इन ट्रेनों में करीब 2000 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों से ये लोग गोरखपुर आए थे। उसके बाद इन लोगों को जब ये गोरखपुर पहुंचे तो इन लोगों को बाकायदा पहले स्क्रीनिंग की गई, जांच की गई। उसके बाद फिर बसों में बैठाकर उनके जिलों में भेजा गया। एक बस में 50 से कम लोग बैठाए गए थे, जिससे भीड़ भाड़ ना हो। एक सीट पे एक लोग ही बैठाने की कोशिश की गई और उसके बाद उनको इनके घरों पे भेजा गया। गोरखपुर आए लोगों में अलीगढ़ और हाथरस से भी लोग आए हुए थे और उन लोगों को भी यहीं से बस में बैठा के भेजा गया। यानी कि जो भी मुंबई से आया वो सीधे गोरखपुर आया। रास्ते में ट्रेन कहीं पे भी रुकी नहीं, किसी को रुकने नहीं दिया गया, उतरने नहीं दिया गया। और यहाँ पे आने के बाद बाकायदा सबका नाम रजिस्टर्ड हुआ, एक एक लोगों का पता लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे जांच हुई और जांच होने के बाद फिर भेजा गया है, जिससे कोई चूक ना होने पाए। और अगर कोई भी इसमें से एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो वो फैलने ना पाए, उसकी रोकथाम के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और मऊ के सराय लखनची में कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी करना कई लोगों के लिए भारी पड़ गया। 30 अप्रैल को लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को समझाने गई पुलिस के साथ कुछ लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने 4 दिन बाद इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए 21 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही 12 अज्ञात लोग भी केस के दायरे में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन आपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। आगे डंडा लगा। थाना सराय लखनसी अंतर्गत एक गाँव है। लगभग 4-5 दिन पहले जो लॉकडाउन इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस के सिपाही गए थे, उनका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया और उनको गाली गलौज उनके साथ की गई। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहा है। इस संबंध में थाना सराय लखनसी में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया है। 21 लोगों के खिलाफ 9 की गिरफ्तारी इसमें की गई है और भी लोग वीडियो के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। सभी की गिरफ्तारी करके और गुंडा और गैंगस्टर के तहत इनके खिलाफ। और फेसबुक के साथ डील के बाद रिलायंस जियो एक और बड़ी डील कर रहा है। अमेरिका के दिग्गज इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स 1.15% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीद रही है। जियो में 5,656 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदने वाली अमेरिकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। इस कंपनी ने दुनिया भर में ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा, डेल जैसी कई कंपनियों के साथ सौदा किया है। दुनिया की टॉप टेक कंपनी की ये डील फेसबुक के मुकाबले 12.5% ज्यादा कीमत की रही है। हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया था। इस डील के बाद रिलायंस जियो का मार्केट कैप 52% हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आरआईएल को तय समय से पहले मार्च 2021 में कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इस डील के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल दिसंबर में कंपनी अपना लक्ष्य हासिल भी कर लेगी। इसके साथ ही हाल ही में रिलायंस ने देश के सबसे बड़े राइट्स इश्यू की भी घोषणा की है, जो कि 53,125 करोड़ का है। और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी में मदद करने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो मजदूरों और कामगारों को रेल किराया देगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसके निर्देश भी दिए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो रेलवे की ओर से जवाब भी आ गया है।
रेलवे का कहना है कि केंद्र पहले से ही सब्सिडी दे रही है। मजदूरों के लिए ट्रेन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चलाई जा रही है, जिसका भार भी केंद्र पर ही है। मजदूरों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर, सुरक्षा, रेलवे स्टाफ का भी इंतजाम किया गया है। कुछ राज्यों में जहां से ट्रेन चलना शुरू होगी वो यात्री किराया दे रही है, जो कुल खर्च का 15% है। एमपी ने ऐसा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। ज्यादातर राज्य पिछले 40 दिन से मजदूरों के खाने पीने और रहने का इंतजाम कर रही है। ऐसे में उनके लिए ज्यादा ठीक यही है कि वो मजदूरों को किराया देकर भेज दे, लेकिन कुछ राज्य इसमें आगे नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस का ऐलान सिर्फ दिखावा है। उनके शासन वाले राज्यों को आगे आना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों को लेकर ट्वीट किया। प्रियंका ने एक दो ट्वीट किए हैं। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजदूर राष्ट्र निर्माता हैं, मगर आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए आत्मपीड़ा का कारण है। जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेत यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। और गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर गाजियाबाद के डीएम कंपाउंड पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई, तो वहीं उनका दर्द भी आंखों से छलक रहा था। लॉकडाउन 3 का आगाज हो चुका है। ऐसे में तमाम जो जिले हैं उनको रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है, जिसके चलते ही आप देख सकते हैं गाजियाबाद का सूरत हाल। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की जिस तरीके से भीड़ लग रही है वो इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ पर लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूँगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? बस अड्डे से। यहाँ क्या कर रहे हैं? और परमिशन लेना है सर। परमिशन लेने के लिए आए हैं? गाँव का परमिशन लेना है सर। अच्छा, आपको नहीं पता कि मास्क लगाना है? मास्क भी लगा रखा आप लोगों ने और दूर भी नहीं खड़े आप लोग? सर जी, हम तो इतना दूर से पैदल आए कि बोल रहे हैं वहाँ पर चौकी में गया पहले, तो बोले कि डीएम ऑफिस में जाओ। डीएम ऑफिस में जाओगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। फोन लॉकडाउन है, इसका मतलब ये है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलना, एक साथ इकट्ठा नहीं होना। और ये देख सकते हैं यहाँ तमाम जो लोग हैं आप इकट्ठे हुए एक साथ खड़े हुए हैं। सर हम 2 आदमी आए हैं भीमनगर से ओनली। अच्छा, तो हम फॉर्म भरने के लिए आए थे कि फॉर्म भर जाएगा तो हम अपना गाँव चले जाएंगे। यहाँ इतना दिन से बैठे पड़े हैं सर, खाने के लिए 1 भी रुपये नहीं हम लोगों के पास में, क्या करेंगे बताइए सर आप ही। बिल्कुल, ये बाहर के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि गाजियाबाद में रुके हुए थे। 2 बार लॉकडाउन की बढ़ी, उसके बाद जब जैसे ही तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा है उसके बाद से ही अपने घर जाने के लिए यहाँ आज पास बनवाने के लिए आए हैं। आपको बताना चाहूँगा जिलाधिकारी दफ्तर में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर पहुँचे थे। हालांकि पुलिस वहाँ पहुँची, सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचे, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे का ये कहना है कि अभी उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। दोपहर बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कौन कौन सी दुकानें खोलनी है और कौन कौन सी नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और आज से देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत तो हो चुकी है। कानपुर में लॉकडाउन पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दिया। औद्योगिक नगरी में लोग बेधड़क घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। देश की कोरोना से जंग जारी है और इस सिलसिले में 2 लॉकडाउन के बाद अब देश तीसरे लॉकडाउन के तैयार है। आज तीसरा लॉकडाउन लागू हो चुका है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में तमाम जोन के आधार पर कुछ छूटें भी दी गई हैं और जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन है उनके हिसाब से छूट निर्धारित की गई है। कानपुर के बारे में अगर बात की जाए तो कानपुर रेड जोन में आता है और यहाँ पर लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी है। लेकिन हम इस समय फजलगंज चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। आने जाने वाहन वाले लोगों को रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, ना वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लागू ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वाहनों के आने जाने का सिलसिला जारी है। ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। आप देख सकते हैं कि कुछ रिक्शे वाले भी यहाँ पर खड़े हैं और वो अपनी सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कानपुर में अब लॉकडाउन जैसे ख़त्म सा हो चुका है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी ने लॉकडाउन में किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी है। रेड जोन के चलते जो रियायतें मिलनी भी थी उनको भी शासन को पत्र लिख करके उन्होंने वापस ले लिया है और
केवल शराब की दुकानें खोली गई हैं, इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं है। लेकिन आज का नज़ारा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो चुका हो। यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ पर 1/3 स्टाफ के साथ काम होगा और प्राइवेट कार्यालय सभी बंद रखे गए हैं। इसके बाद भी ये भीड़ का उमड़ना बताता है कि ना तो पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गंभीर है और ना ही लोग खुद इसका पालन करना चाहते हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और लॉकडाउन से रोजगार पर ऐसा संकट आया कि रोजाना कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की खबरें आम होने लगी। ऐसे में नैनीताल के एक दंपति ने लोगों को नई राह दिखाई। लॉकडाउन में सब कुछ ठप होने के चलते कई लोगों की नौकरी भी चली गई। ऐसे में कई बेरोजगारों को नैनीताल के पुरुषोत्तम और शैली ने नई राह दिखाई। आय बंद होने के बाद दोनों ने डिजाइनर मास्क तैयार करना शुरू कर दिया। इन मास्क में कुछ न कुछ संदेश जरूर दिया जाता है। मास्क को आकर्षक बनाते हुए इन लोगों ने इसे रोजगार का जरिया भी बना दिया। लॉकडाउन खोलने के बाद भी दुकानें जब खुलेंगी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे में क्या चीज़ बिक सकती है, वो है मास्क या कोई ज़रूरत की चीज़ हो। मास्क ऐसी आइटम है जो आगे धीरे धीरे एक फैशन का स्टेटमेंट बनने वाली है। लोग नए नए तरीके के बनाएंगे। अगर आज मेरे पास एक है तो मुझे आने वाले टाइम में 2, 3, 4, 5, 10 भी चाहिए। लॉकडाउन के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इन दोनों ने डिजाइनर मास्क तैयार किए जो बाजार में 35 से 70 रुपए की कीमत में बिक रहे हैं, जिससे आय भी होने लगी और कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित रही। सुविधाएं मतलब हर चीज़ की सुविधा मिलती है, जैसे घर का दूध, सब्जी, ये सामान भी देते हैं। बाकी कुछ पैसों की जरूरत हो तो सुख दुख है, कुछ भी है उसमें भी साथ देते हैं। नौकरी बची है इस दौर में भी? नौकरी अब बची है थोड़ा। भाई सर ने हमारे मास्क का काम स्टार्ट कर रखा, थोड़ा हम भी उसमें हाथ बटा देते हैं उनका। संकट में शुरू हुए इस काम को अब नैनीताल से बाहर ले जाने की योजना है। उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ड्रेस कोड वाले मास्क तैयार किए जा रहे हैं। वहीं संकट में शुरू हुए नए रोजगार में भविष्य की उम्मीदों को बल मिलने लगा है। प्रदेश में जिस तरह से अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटा रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम और शैली ने एक मिसाल पेश की है। ये उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो लोग इस संकट के दौर में अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और देश में कोरोना के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ने के बाद पलायन तेज हो गया। हर दिन कहीं ना कहीं से पलायन करने की तस्वीरें सामने आती रही है। हर कोई अपने घरों की तरफ जाना चाहता है। जिसको जो साधन मिल रहा है वो उन्हीं साधनों से घर पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। बांदा के मटौद और गिरवा थाने के पास यूपी और एमपी बॉर्डर का मिलन होता है। इस बॉर्डर पर 700 कामगारों के पहुंचने से पुलिस प्रशासन हैरान हो गया। जब प्रशासन ने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि महाराष्ट्र से चलकर 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर बाइक से बांदा पहुंचे हैं, जिनको पुलिस प्रशासन की मदद से खाना खिलाया गया। मुंबई से आए। मुंबई से कैसे आए? मुंबई से यहाँ तक बांदा तक? बांदा तक आए 2 व्हीलर से, बाइक से आए। अच्छा। और आते आते हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रहा है, रोक रहे हैं कहीं कहीं पे। दिक्कत सर बहुत ज़्यादा हुई है। कितने आदमी आते हैं रोड पे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं। अभी हमारे साथ वाले थे, उनका ही एक्सीडेंट हो गया। अभी वो अस्पताल में एडमिट है और अपने राज्य भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा हो गया, ना उनके पास पैसा है इलाज कराने के लिए, ना उनके पास सब कुछ भी है। घर छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग कमाने और खाने के लिए निकले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से खाने का संकट गहरा गया, क्योंकि न किसी के पास पैसा बचा और न ही रोजगार का साधन। ऐसे में घर ही सहारा है। ये बताइए वहाँ तक क्यों आई आप? वहीं रुक नहीं सकती थी? क्या वजह रही कि यहाँ तक आना पड़ा? वहाँ भी खाना भी नहीं मिल रहा था ना। खाना नहीं मिल रहा था, मजबूरी बस अपने घर आना पड़ा। जी। आप कहाँ जाएंगी? नानामऊ जाएंगे। महाराष्ट्र से बांदा का फासला तय करना आसान नहीं था। इन रास्तों में कई जगह पर कामगारों को रोका गया और पूछताछ के बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। लेकिन अब जिला प्रशासन ने ज्यादातर लोगों की जांच कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।